औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास का आज हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम पढ़ रहे थे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो होती हैं जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हैं। दो तरह के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो मैंने आपको बताई थी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस कल हमने पढ़ी थी, और आज हमने पढ़नी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी एक किस्म की अट्रैक्शन है जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती है, एक किस्म की फ़ोर्स है जो मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाती है। लेकिन इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम इसलिए दिया गया है कि ये उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाती है जिनके अंदर हाइड्रोजन एटम का होना ज़रूरी है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एटम वो किसी कम इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी या ज़्यादा इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी वाले इलेक्ट्रॉन के साथ हो। एटॉमिक साइज़ उसका जो है वो छोटा होना चाहिए, लेकिन उसकी इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसे एटम के साथ जब हाइड्रोजन जो है वो बॉन्डिंग करता है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उनके साथ बॉन्ड बनाता है, तो ऐसी फोर्स को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये एक जो है वो स्पेशल किस्म की बॉन्डिंग हो जाती है। इसमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, मॉलिक्यूल जो है वो मज़बूती से आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। और ये जो है वो एक अलग किस्म की डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है। डाइपोल्स मतलब कि वही एक एटम की इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी ज़्यादा होती है, दूसरे एटम की इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी कम होती है। इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत, यानी जो अपने इलेक्ट्रॉन्स पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो कम खींचता है उसकी तरफ पार्शियल, जो ज़्यादा खींचता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और जो कम खींचता है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि इसके दो पोल्स बन जाते हैं, तो उन पोल्स की वजह से इसको डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन कहते हैं। ये भी मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ही होती है, सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जिनमें हाइड्रोजन का होना लाजमी होता है। एक मॉलिक्यूल जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा पार्शियली नेगेटिव होता है, उसके दरमियान जो है वो बॉन्डिंग होती है, और उसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अट्रैक्शन की ये फोर्स जो है वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान डॉटेड लाइंस की सूरत में ज़ाहिर की जाती है। ये मिसाल देखें ज़रा, आपके सामने पानी की एक मिसाल है। पीछे जब आपने हाइड्रोजन क्लोराइड की पढ़ी है तो उसमें भी आपने ये पढ़ा था डाइपोल्स में कि एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव चार्ज होता है एटम, और दूसरे का पॉजिटिव होता है, उसके दरमियान जो फोर्स होती है उसको हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। लेकिन यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान है। जिस एटम में, जिस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन आ जाता है उसमें ये जो फोर्स मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती है उसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखें ये एक मॉलिक्यूल है वाटर का H2O, और ये दूसरा मॉलिक्यूल है वाटर का। पहले मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन का पोर्शन नेगेटिव है और दूसरे का हाइड्रोजन है पॉजिटिव। इनके दरमियान ये डॉटेड लाइन है ब्लू कलर की, ये जो है ये क्या शो कर रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने इन मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल के तबाही खसूसियात पर असरअंदाज होती है, इसकी वजह से कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट पर ज़्यादा असर पड़ता है। मिसाल के तौर पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100, अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट 78 से ज़्यादा है। यानी ये जो है वो इसके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट पे किसी भी एटम मॉलिक्यूल के बॉइलिंग पॉइंट्स पर और मेल्टिंग पॉइंट पर बहुत असरअंदाज करती है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन एटम्स के दरमियान जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए कह रहे हैं कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सी है, और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सी है। इसके अलावा देखें बर्फ़ का पानी के ऊपर तैरना भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बदौलत है। 0 डिग्री सी पर बर्फ़ की डेंसिटी जो है वो होती है 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और 0 डिग्री सी पर माया पानी की डेंसिटी होती है 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, उसकी निस्बत कम है। माया हालत में पानी के मॉलिक्यूल बेतरतीबी से हरकत करते हैं, लेकिन जब पानी जमता है तो उसके मॉलिक्यूल एक तरतीब की सूरत अख्तियार कर लेते हैं। इससे इन्हें एक खुली साथ यानी ओपन स्ट्रक्चर मिल जाती है। इस अमल में मॉलिक्यूल्स का दरमियानी फासला बढ़ जाता है।
तो ये कहते हैं पानी का जो है वो बर्फ़ का पानी के ऊपर तैरना जो है ये भी इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है कि 0 डिग्री सी पर कहते हैं बर्फ़ की जो डेंसिटी होती है वो 0.917 है और पानी की डेंसिटी देखें वो 1 है, वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि निस्बतन कम है। तो बर्फ़ के ऊपर बर्फ़ की हालत में जो है इसकी वो क्या है डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि पानी की हालत में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आज़ादी से अपने इर्द गिर्द जो है वो मूव कर सकते हैं। उनके कोई भी जो है वो एक दूसरे के साथ जो है बॉन्डेड नहीं होते। लेकिन जब बर्फ़ की हालत में पानी जम जाता है तो मॉलिक्यूल जो हैं वो एक तरतीब की सूरत अख्तियार कर लेते हैं और उन्हें एक साथ मिल जाती है। उस साथ की वजह से क्या होता है कि उनका आपस का फासला जो है वो बढ़ जाता है और फासला बढ़ने की वजह से डेंसिटी कम हो जाती है। इस वजह से बर्फ़ पानी के ऊपर तैरती है। नेक्स्ट है बॉन्डिंग की नौइयत और खसूसियात, यानी जितनी किस्म के आपने बॉन्ड्स पढ़े हैं, आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, इसके बाद मेटेलिक बॉन्ड है, तो उनके लिहाज से जितने मॉलिक्यूल्स के अंदर, जितने कंपाउंड्स के अंदर जिस तरह की बॉन्डिंग पाई जाती है उनके अंदर खसूसियात भी उन्हीं तरह की होंगी। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो जिनके अंदर या ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर आयनिक बॉन्डिंग पाई जाती है उनकी खसूसियात और होंगी, जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं वो उनकी खसूसियात और होंगी। तो आए हम बारी बारी जो है वो देखते हैं कि कौन से कंपाउंड्स कौन सी खसूसियात रखते हैं। सबसे पहले देखें हमारे पास है आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स लेने और देने से बनते हैं। इनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं जो आपस में मिलते हैं एक दूसरे के साथ और ये कंपाउंड्स बनते हैं। इनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाई जाती है जो इनको ठोस या क्रिस्टल की शक्ल में बाहम जोड़े रखती है। अब इनकी खसूसियात क्या होती हैं? आयनिक कंपाउंड ज़्यादातर क्रिस्टलाइन ठोस होते हैं। ठोस हालत में आयनिक कंपाउंड्स की इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस ना होने के बराबर होती है, यानी जब ये इस तरह ठोस हालत में होते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को यानी बिजली को कंडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपस में मजबूती से जुड़े हुए हैं और ये एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते। ना ही इनके अंदर जो है वो कोई आज़ाद इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन सोल्यूशन की शक्ल में ये पिघली हुई हालत में इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हैं। इसकी वजह इनके अंदर मौजूद आज़ाद आइंस की मौजूदगी है, यानी पानी के अंदर जब इन्हें हल किया जाता है तो ये अच्छे कंडक्टर्स बन जाते हैं। वो कैसे? ये पानी के साथ रिएक्ट करके ये अपने आइंस में तब्दील हो जाते हैं और वो आइंस जो हैं वो बिजली की कंडक्टर्स का सबब बनते हैं। आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होते हैं? क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। आयंस मजबूती से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट है 800 डिग्री सी और बॉइलिंग पॉइंट है 1413 डिग्री सी, जो कि आयनिक कंपाउंड्स पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस से मिलकर बनते हैं। लिहाजा मौलिक चार्ज रखने वाले आयंस के दरमियान अट्रैक्शन की ताकत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस मौजूद होती है। लिहाजा इन फोर्सेस को ख़त्म करने के लिए बड़ी मिकदार में एनर्जी की दरकार होती है। यानी ये कंपाउंड जो हैं आयनिक कंपाउंड ये पॉजिटिव और नेगेटिव के अट्रैक्शन से बनते हैं। इन्होंने एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स लिए होते हैं, दिए होते हैं और इनकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और उसको ख़त्म करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है कोवलेंट कंपाउंड्स। तो कोवलेंट कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके दरमियान एटम्स जो है वो इश्तराक शुदा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इश्तराक शुदा मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स देते या लेते नहीं हैं, बल्कि आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके बॉन्ड्स बनाते हैं और इनको कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। मसलन H2CH4 CO2 H2SO4 C6H12O6 ये सारे जो हैं ये कोवलेंट कंपाउंड्स हैं और ये दो या दो से ज़्यादा नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं। नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स यहाँ पे क्यों कहा गया है? क्योंकि मेटल्स जो हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लेती हैं, इसलिए उनकी ये खसूसियत होती है वो इलेक्ट्रॉन्स लेती हैं, इसलिए यहाँ पे नॉन मेटेलिक कहा गया है कि ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं। इनकी खसूसियात देखें, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स अमूमन कम होती हैं, यानी इलेक्ट्रॉन शेयर हुए होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होती है, इसलिए इनको मेल्ट करने के लिए बॉयल करने के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये आमतौर पर इलेक्ट्रिसिटी के नाकिस कंडक्टर्स होते हैं क्योंकि इनके अंदर आयंस नहीं पाए जाते।
ऐसे कंपाउंड जिनके बॉन्ड्स पोलर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं और पोलर सॉल्वेंट्स से ही में हल होते हैं। कहते हैं ऐसे जो होते हैं कंपाउंड्स जिनके बॉन्ड्स पोलर होते हैं, जिनके अंदर एक पार्शियल पॉजिटिव और एक पार्शियल नेगेटिव होता है, तो वो क्या होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं और पोलर सॉल्वेंट्स में ही हल होते हैं। यानी अगर कोई कंपाउंड के अंदर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स हैं तो वो दूसरे कंपाउंड्स में या दूसरे सॉल्वेंट उसी में हल होगा जिसके अंदर पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो कोवलेंट में सॉल्व हो जाएं या कोवलेंट जो है वो आयनिक में सॉल्व हो जाएं। ये अमूमन पानी में हल नहीं होते, लेकिन पानी के अलावा दीगर नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स बेंजीन, ईथर, अल्कोहल और एसीटोन में हल हो जाते हैं। पानी में हल क्यों नहीं होते? क्योंकि पानी एक पोलर कंपाउंड है। पानी के पोल्स होते हैं, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इस वजह से ये पानी के अंदर हल नहीं होते। ये कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। बड़े मॉलिक्यूल जिनमें सहरुही बॉन्डिंग होती है, सहरुही 3 डायमेंशनल, ये जो पीछे आयनिक कंपाउंड्स में आपने देखी है, कोवलेंट क्रिस्टल्स बनाते हैं और ये बहुत मजबूत और सख्त होती है। इसको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं कि जब ये ज़्यादा कंपाउंड मॉलिक्यूल्स जो आपस में मिलते हैं और कंपाउंड बनाते हैं तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर उसको कहते हैं जिसको हम तीनों तरफ से देख सकते हैं, जैसे आपने पीछे NaCl का देखा है। आगे है पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स। तो पोलर कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क होता है और नॉन पोलर कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क नहीं होता। इसलिए कंपाउंड्स के खसूसियात में मामूली फ़र्क पाया जाता है। नॉन पोलर कंपाउंड्स अमूमन पानी में हल नहीं होते और पोलर कंपाउंड्स जो हैं वो हमेशा पोलर कंपाउंड्स में ही हल होते हैं। ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो पोलर कंपाउंड्स हैं वो हमेशा पोलर में ही हल होते हैं और जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं वो नॉन पोलर में ही हल होते हैं। इसी तरह नॉन पोलर कंपाउंड्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर नहीं करते, यानी जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉन पोलर कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स नहीं होते। इसके बाद देखें कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड। इनके खसूसियात ज़्यादातर जो हैं वो कोवलेंट कंपाउंड से मिलती जुलती हैं क्योंकि इनके न्यूक्लियाई मुश्तरक इलेक्ट्रॉन्स की बदौलत आपस में जुड़े होते हैं, लिहाजा पानी में आयंस नहीं बनाते। अपनी कोवलेंट फितरत की बदौलत या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हल हो जाते हैं और पानी में बहुत कम हल होते हैं। आगे मेटल्स के खसूसियात देखें। मेटल्स की एक मुश्तरक खसूसियत हरारत और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस है। इसकी वजह से मेटल्स कई इंडस्ट्रीज़ में अहम किरदार अदा करती हैं। इनमें मेटालिक चमक होती है। ये अमूमन मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं। मेलिएबिलिटी का मतलब क्या है? मेटल्स की वो खसूसियत जिसकी वजह से इसे कूट कूट कर शीट्स की सूरत में फैलाया जा सकता है, जबकि डक्टाइलिटी से मुराद है वो हैसियत है जिसके तहत उन्हें खींच कर तारों की शक्ल दी जा सकती है। यानी मेटल्स की खसूसियत तो होती है कि उनको शीट्स में भी तब्दील किया जा सकता है और उनको खींच कर उसकी तारें भी बनाई जा सकती हैं। इस वजह से ये इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होती हैं। इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इनके एटम का साइज़ बड़ा होता है, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। यानी एटम का साइज़ जो बहुत बड़ा होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन इनमें से निकाला जा सकता है। बड़ी आसानी से ये कैटाइंस बनाती हैं। कैटाइंस तभी बनता है जब इनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स रखने की वजह से ठोस या माया हालत में इलेक्ट्रिसिटी और हरारत की बहुत अच्छी कंडक्टर्स होती हैं। इन मेटल्स के अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इस वजह से ये अच्छी कंडक्टर्स होती हैं।